अगर आपकी भी बेसिक सैलरी 18,000 से 50,000 के बीच में है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, एफएनपीओ ने सरकार को 50% डीए की मांग रख दी है। अगर ये लागू हुआ तो 8th पे कमीशन से पहले ही सैलरी में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि डीए मर्जर के बाद आपकी सैलरी में कितना बदलाव आ सकता है और 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स लेके आते हैं इस चैनल पे। आज भी एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। यह एफएनपीओ ने सरकार को लिख दिया है कि 50% डीए की मांग को यहाँ पे लागू किया जाए, इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए। वर्क इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या सैलरी में नई सैलरी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 7 CPC के अकॉर्डिंग ही, वो भी हम जानेंगे। प्लस क्या डीए में फ़र्क रहने वाला है और कितना एक्चुअली में फ़र्क आएगा सैलरी में, क्या ये ज़्यादा कुछ फ़र्क आने वाला है या नहीं के बराबर ही आएगा, वो भी हम इसमें जानेंगे। उससे पहले जो लोग अगर चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एफएनपीओ ने लेटर लिखा है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई मैम को, जो कि चेयरपर्सन है 8th कमीशन की। इनको इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मर्जर ऑफ 50% डीआरएंस अलाउंस विद बेसिक पे एंड ग्रांट इंटरिम रिलीफ इन द व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन। जी हाँ, वर्क इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से इसको इफेक्टिव किया जाए। ठीक है। माई फेडरेशन आस्क एज ए स्टेट होल्डर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। जी हाँ, इस बात को कंसिडर में किया जाए कि जो डीए होता है दोस्तों ये किसी पे एक इंडेक्स के बेस पे दिया जाता है। यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि जो आप इसमें बैकग्राउंड है उसको काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है इस बात पे कि डीए जो है वो इम्पैक्ट करता है लिविंग पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, कि एम्प्लॉय कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। राइज इफ रिफ्लेक्ट करता है कंटिन्यूस इरोजन ऑफ रियल वेजेस को इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस डीए के मर्जर की यहाँ पे बात की गई है, यानी 50% डीए के मर्जर की बात की गई है। वो भी हम जानेंगे कि किससे मर्जर करने के बाद क्या सैलरी हो सकती है और गवर्नमेंट इसको मानती है तो कितना सैलरी में बदलाव आ सकता है। जस्टिफिकेशन फॉर मर्जर यहाँ पे दिया गया है कि जो रियल वेजेस है दोस्तों वो परचेसिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय होती है। सस्टेन इन्फ्लेशन ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स सस्टेनेबली रिड्यूस द यहाँ जी हाँ बिल्कुल, जो इन्फ्लेशन है उसने जो परचेसिंग पावर है उसको कम किया है। और जो प्रिंसिपल इसको अडॉप्ट करने का वो ये है कि हिस्टोरिकली व्हेनेवर डीए क्रॉस 50% इट वाज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू मर्ज ए पोर्शन ऑफ डीए विद बेसिक टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लेशन एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल करेक्शन इन द पे। जी हाँ, पहले भी हिस्टोरिकल भी यहाँ पे दिया गया है कि पहले भी डीए मर्जर हो चुका है। अगर डीए 50% ज़्यादा क्रॉस होता है तो उसको बेसिक में मर्ज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अलाउंसेस पे और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। सेवरल अलाउंसेस एंड द रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे। नॉन मर्जर ऑफ डीए लीड्स टू स्टैग्नेशन इन एक्चुअल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। मर्जर ऑफ 50% डीए वुड भी जो होगा एनहेंस हाउस रेंट अलाउंसेस से बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे, अदर पे लिंक जो है वो भी बढ़ जाएंगे इससे दोस्तों। इम्प्रूव पेंशन में इम्प्रूव आएगा, ग्रेचुइटी बढ़ जाएगी और जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी इससे बढ़ने वाले हैं। और प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉय। जी हाँ, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो एम्प्लॉय को इससे मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे जो चेयरपर्सन है मैम उनसे क्लियर कट डीए के 50% मर्ज की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। जी हाँ, 50% डीए मर्ज अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी में बदलाव आ सकता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और इंटरिम रिलीफ जो है वो पेंडिंग फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या 8 CPC के रिकमेंडेशन के बेस पे इसको उससे पहले एक इंटरिम रिलीफ देख के एम्प्लॉयज़ को राहत दी जा सकती है। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उस पर क्या फ़र्क आएगा। जो फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी एम्प्लॉयज़ को। हाउसिंग एंड रेंटल भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर और इवन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ही क्या गया है कि मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। Treat the same as interim relief pending the finalization and implementation of 8 CPC recommendation। जी हाँ, वो जो इम्प्लीमेंट होगा उसको आप फाइनल जब इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपका नया जो बेसिक पे बन जाएगा उस पर फिर इफेक्टमेंट वगैरह लागू होगा। आप अगर चाहें तो पुराने पे कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरिम रिलीफ की बहुत ज़्यादा नीड यहाँ पे बताई गई है दोस्तों। आप देख भी पा रहे हैं जो सेक्रेटरी है जनरल एफएनपीओ के, उन्होंने यहाँ पे अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं और इसके अलावा कॉपी भी यहाँ पे जेसीएम के जो है सेक्रेटरी उनको भी यहाँ पे कॉपी में रखा गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है, इसके बेस पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7 CPC में अगर ये मान लो इम्प्लीमेंट होता है तो मान लो अगर किसी की बेसिक 18,000 है तो नई जो बेसिक है वो 27,000 हो जाएगी। जी हाँ, आपका जो एग्जिस्टिंग डीए का अमाउंट है 58% हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं आज की डेट में, जो बढ़कर 60% या 61% के आसपास हो सकता है जनवरी के इम्प्लीमेंट के हिसाब से।
तो ये जो आपका डी आज की डेट में 10,000 है, वो जो नया डी अमाउंट होगा दोस्तों 10% आ जाएगा, वो इस बेसिक पे रह जाएगा, जो कि 2700 हो जाएगा। तो जो आपकी जो टोटल सैलरी हो रही थी, यानी 18,000 प्लस 10,000 लगभग 28,000 सैलरी हो रही थी। अब वो सैलरी यहाँ पे बेसिक प्लस डीए ये दोनों अमाउंट बढ़ जाएंगे, यानी कि 27,000 प्लस 2700 ये दोनों अमाउंट जुड़ के लगभग 29,700 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जहाँ आपकी टोटल सैलरी बेसिक प्लस डी 28,400 रुपये थी, वो लेवल 1 पे सैलरी 29,700 हो सकती है। ये सिर्फ बेसिक प्लस डी है। अब एचआरए जो दोस्तों मिलेगा वो इस अमाउंट पे मिलेगा, नई बेसिक सैलरी पे, पुरानी बेसिक पे नहीं मिलेगा। पुरानी बेसिक पे अगर किसी को मान लो 20% एचआरए 3600 रुपये मिल रहे थे, तो वो नई बेसिक पे लगभग 27,000 रुपये मिलेंगे, जो कि लगभग 5400 के आसपास हो जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। कहाँ 3600 मिल रहा था, कहाँ 5400, तो ये 2000 का लगभग 1800 का फ़र्क यहाँ पे भी लेवल 1 पे ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा, प्लस टीए जो होगा वो भी अकॉर्डिंग टू नई बेसिक के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे ही अगर कोई लेवल 7 पे या लेवल 8 पे है, लेवल 10 पे है एम्प्लॉई, तो उसकी अगर आज की डेट में टोटल 81,698 हो रही थी, तो जो नई सैलरी है वो बढ़कर लगभग इतनी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि एज ए बेसिक प्लस डीए में ही लगभग 4-5 हज़ार का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। प्लस जो अदर अलाउंसेस होंगे उन पे भी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला ही है एम्प्लॉइज़ को। तो वो सब अगर कैलकुलेट करके एम्प्लॉय करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे बेसिक प्लस डीए में मिल सकता है दोस्तों। काफ़ी तो अगर वो सब अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो उस पे जो है 50% मर्जर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब आप कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड सैलरी होगी वो लगभग नई जो बेसिक बन के आई है, यानी कि नई जो लोगों की 28,000 बन के आई है लेवल 1 पे, उस पे कैलकुलेट होकर नए फिटमेंट फैक्टर इस पे लागू होगा। तो ऐसा नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे भी क्लियर कट कहा गया है कि ये एक इंटरिम रिलीफ है। ट्रीट द सेम इंटरिम रिलीफ पेंडिंग फाइनलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 सीपीसी कम्बिनेशन एंड कमीशन। आप यहाँ पे एक बार इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, बट उसको आप कंसिडर कर सकते हैं फाइनल जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर किसी की सैलरी लेवल 1 पे 29,700 हो गई है, तो वो बढ़ के लगभग इतनी या इसके थोड़ा आसपास हो सकती है, यानी लगभग जब 8 सीपीसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इतना गवर्नमेंट कर सकती है, ना कि इतना। ये बहुत ज़्यादा हाई रेंज हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप अगर लेवल 6 पे आप देखें, लेवल 7 पे आप देखें, 74,000 से सीधा 1,60,000, ये जब बहुत ज़्यादा चेंज है। इतना चेंज नहीं होकर लगभग इतना चेंज यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पुरानी बेसिक है या तो उसी को ही मान के जो है 8 सीपीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर आप नई बेसिक को कंसिडर कर रहे हैं, या तो दोस्तों पुरानी बेसिक को ही मान के नए बेसिकली उस पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, और अगर नहीं तो नई बेसिक अगर चेंज हुई है, यानी जो नई बेसिक बन के आई है लगभग इतनी, उसके बेस पे हम जो फिटमेंट फैक्टर है वो लागू हो सकता है। बट ये कभी भी नहीं होगा कि ये सीधा इस सैलरी से और फिटमेंट फैक्टर आप ये कंसिडर करें। इतना ज़्यादा अज्यूम करना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डीए मर्जर नहीं हो सकता है, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब 6 सीपीसी इम्प्लीमेंट हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे भी ऐसी खबरें आई थी कि डीए मर्जर नहीं होगा, बट क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट होते हुए थोड़ा टाइम लग गया था, तो 2006 में सरकार ने उस टाइम पे एक डीए मर्जर करके 50% डीए को मर्ज करके इंटरिम रिलीफ दिया था, ठीक है। और उस 50% मर्जर के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जो कि लगभग 2.2 या 2.7 के आसपास रहा था उस टाइम पे। तो यही यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, एक इंटरिम रिलीफ के तौर पे गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉइज़ को कुछ फ़ायदा दे सकती है। तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। आपके क्या विचार है दोस्तों उसको लेके, आप भी अपने विचार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।